नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे साधन गहनता। न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड में हेक्सिलॉलियन मॉडल पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत अब जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, आज हम पढ़ेंगे साधन गहनता। साधन गहनता के बारे में फैक्टर इंटेंसिटी क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और आगे हम इसी वीडियो में डायग्राम के द्वारा बताएंगे कि साधन गहनता क्या होती है। साधन गहनता का अर्थ उत्पादन में दो या अधिक साधनों के सापेक्ष उपयोग की मात्रा से है। समुत्पाद वक्र के प्रत्येक बिंदु पर प्रयुक्त साधन श्रम और पूंजी के अनुपात से साधन गहनता की प्राप्ति होती है। यद्यपि समान तुलना के अभाव में श्रम और पूंजी के निरपेक्ष मात्राओं का आकलन लगभग असंभव है, किंतु इनकी सापेक्ष तुलना संभव है। उदाहरणतः हम समझाते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि गेहूं के उत्पादन की तुलना में कपड़े के उत्पादन में सापेक्ष रूप से पूंजी का उपयोग श्रम की तुलना में अधिक किया जाता है। अर्थात पूंजी श्रम अनुपात कपड़े के उत्पादन में गेहूं की तुलना में अधिक होता है। के जो एल का जो अनुपात है वो ज़्यादा मिलेगा। गेहूं के कपड़ा का जो के एल का अनुपात है, के यानी कैपिटल मतलब लेबर, पूंजी और कपड़े का जो अनुपात है वो ज़्यादा है गेहूं के पूंजी और लेबर के अनुपात से। अतः हम ये देखने का प्रयास करेंगे जो आगे में कि उत्पादन में वृद्धि से विस्तार पथ, एक्सपेंशन पथ कैसे दिखाई देता है। जैसे कि हमने चित्र में दिखा रखा है, देखा चित्र 1 में सर्वप्रथम में एक संभावित साधन कीमत अनुपात पर कपड़ा और गेहूं के समुत्पाद वक्र तथा विस्तार पथ को दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। एक तो कपड़े का विस्तार पथ है OC और OW आपका गेहूं का विस्तार पथ है। उत्पादन के सभी स्तरों तथा साधन कीमत अनुपातों पर पूंजी श्रम अनुपात कपड़ा उत्पादन में गेहूं के पूंजी श्रम अनुपात की तुलना में अधिक है, जैसा कि चित्र से दिखाई दे रहा है। यदि दोनों वस्तुओं के समुत्पत्ति वक्र समस्थिति है तब वस्तु का उत्पादन दूसरी वस्तु की तुलना में सदैव ही ऊंची श्रम अनुपात पर होगा। बहुत ही सरल चित्र है जिसमें स्पष्ट हो रहा है कपड़े का विस्तार पथ और गेहूं का विस्तार पथ। कपड़े के विस्तार पथ में के और एल का अनुपात ज़्यादा है, गेहूं के विस्तार पथ के और एल अनुपात, जैसे कि चित्र में भी आप देख सकते हैं। रेखा चित्र में हमने देखा कि A1 B1 A2 B2 साधन की रेखाएं C1 C2 C3 और W1 और W3 कपड़े व गेहूं के समुत्पाद वक्र है। OC तथा OW इसमें कपड़े व गेहूं के उत्पादन विस्तार पथ है। कपड़े के विस्तार पथ के प्रत्येक बिंदु पर पूंजी श्रम का अनुपात गेहूं के विस्तार पथ के प्रत्येक बिंदु पर पूंजी श्रम अनुपात से अधिक होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया बेटा। K/L का अनुपात है वो क्लॉथ में ज़्यादा है, K/L है जो वीट के अनुपात से। अतः कपड़ा सदैव पूंजी प्रधान है और गेहूं सदैव श्रम प्रधान है। यहाँ साधन गहनता की विलोमिता फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल कतई उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कपड़ा पूंजी प्रधान है जबकि गेहूं श्रम प्रधान है। हेक्सिलॉलियन सिद्धांत की उत्पादन संबंधी मान्यताओं में ये मान्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसके अभाव में अर्थात यदि साधन गहनता में विलोमता आ जाए तो यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। बहुत ही अच्छी बताया कि साधन गहन विलोमता यानी कपड़े में पूंजी की मात्रा ज़्यादा नहीं हो सकती, कपड़े में श्रम की मात्रा ज़्यादा नहीं हो सकती, गेहूं में पूंजी की मात्रा ज़्यादा नहीं हो सकती। अब हम देखेंगे साधन उपलब्धता क्या है, फैक्टर एंडोमेंट्स क्या है। साधन की उपलब्धता को दो प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, भौतिक मापदंड फिजिकल तथा कीमत मापदंड और प्राइस वाला क्राइटेरिया। यहाँ हम सुविधा के लिए भौतिक मापदंड का ही उपयोग करेंगे क्योंकि कीमत मापदंड के अपनाने में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं जो साधनों की उपलब्धता को स्पष्ट करने में असमर्थ होती है। भौतिक मापदंड को रेखीय रूप में एजवर्थ ने सर्वप्रथम बॉक्स डायग्राम के रूप में रखा, जिसे बाद में अर्थशास्त्रियों ने हेक्सिलॉलियन सिद्धांत को समझाने में उपयोग किया। बहुत अच्छी लाइन है। एजवर्थ ने बॉक्स डायग्राम के रूप में रखा और हेक्सिलॉलियन सिद्धांत को समझाने में इसका यूज किया गया। भौतिक मापदंड के अनुसार दो देशों में उपलब्ध श्रमिकों की संख्या या श्रम घंटे के रूप में आंका जा सकता है। जैसे भारत में श्रमिकों की संख्या या श्रम घंटे के अनुसार श्रम की उपलब्धता अमेरिका की तुलना में अधिक है।
अतः अमेरिका की तुलना में भारत को श्रम प्रधान या श्रम बाहुल्य राष्ट्र कहा जा सकता है। पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पर। इसी प्रकार पूंजी की उपलब्धता परिसंपत्ति के रूप में अमेरिका में भारत की तुलना में अधिक है। अतः अमेरिका एक पूंजी प्रधान या पूंजी बाहुल्य राष्ट्र कहलाएगा। इसे हम पूंजी श्रम अनुपात के रूप में इस प्रकार प्रकाशित कर सकते हैं कि जो पूंजी और श्रम का अनुपात है यूएसए में ज़्यादा पाया जाएगा इंडिया की तुलना में, क्योंकि पूंजी ज़्यादा है, हमारे यहाँ लेबर ज़्यादा है। इसका उल्टा करते हैं L/K, तो हमारा L/K इंडिया में ज़्यादा पाया जाएगा और अमेरिका में कम पाया जाएगा। जैसे कि इस चित्र में भी आपको ये जो चित्र दिखा रखा है उसमें भी आपको दिखा रखा है। साधन उपलब्धता एजवर्थ का बॉक्स डायग्राम हमने आपकी स्क्रीन पे इसको दिखा रखा है। एजवर्थ के अनुसार देशों में उपलब्ध श्रम और पूंजी की मात्रा का आकलन संभव है। रेखा चित्र में भारत का जो बॉक्स डायग्राम OBCG जैसा दिखा रखा है। OBCG है जो 36 अक्ष पर ज़्यादा लंबा है, अर्थात पूंजी की तुलना में श्रम की बाहुल्यता है। जबकि अमेरिका का बॉक्स OFED है जो अधिक लंबवत है, जो पूंजी की श्रम की तुलना में अधिकता को बताता है। उपरोक्त बॉक्स में भारत को श्रम बाहुल्य और अमेरिका को पूंजी बाहुल्य राष्ट्र कहा जा सकता है। साधन उपलब्धता का चित्रण उत्पादन समान वक्र की आकृति से भी समझाया जा सकता है। रेखा चित्र तीन में आपके सामने दिखा रखा है। भारत और अमेरिका के तथा दो वस्तुओं गेहूं और कपड़े का चित्रण किया गया है। चूँकि साधन गहनता के आधार पर हम गेहूं को श्रम प्रदान और कपड़े को पूंजी प्रदान मानते हैं तथा साधन उपलब्धता के आधार पर भारत को श्रम बाहुल्य और अमेरिका को पूंजी बाहुल्य मानते हैं, तब उत्पादन समान वक्र की आकृति से यह बता सकते हैं कि किस वस्तु के उत्पादन में किस राष्ट्र को तुलनात्मक लाभ मिलेगा। रेखा चित्र 2 में जैसे हमने देखा, भारत का साधन उपलब्धता बॉक्स 36 अक्ष पर अधिक फैला हुआ है, अतः भारत श्रम बाहुल्य राष्ट्र है क्योंकि इस अक्ष पर हम श्रम की मात्रा को दर्शा रहे हैं। इसी भांति अमेरिका का बॉक्स लंबवत फैला हुआ है जो पूंजी बाहुल्य को बताता है। अब हम यदि साधन गहनता और साधन उपलब्धता का उपयोग एक साथ करें तो हेक्सर-ओलिन सिद्धांत की व्याख्या निम्न प्रकार से कर सकते हैं। यदि दो राष्ट्रों में दिए हुए उत्पादन फलन समान हो किंतु साधन उपलब्धता भिन्न हो तो एक राष्ट्र उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसका उत्पादन उसके यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध साधन का उपयोग हो रहा है, जैसा कि रेखा चित्र 1 में बता रखा है। रेखा चित्र 1 में उत्पादन फलन के आधार पर दो वस्तुओं में प्रयुक्त साधन गहनता को बताता है, जिसके अनुसार गेहूं श्रम प्रदान और कपड़ा पूंजी प्रदान है। रेखा चित्र 2 में राष्ट्रों भारत और अमेरिका के पास उपलब्ध साधनों की बहुलता को दर्शाता है, जिसके अनुसार भारत में श्रम की बाहुल्यता और गेहूं के उत्पादन में श्रम का उपयोग पूंजी की तुलना में अधिक होता है। अतः गेहूं के उत्पादन में तुलनात्मक लागत भारत में कम होगी। इसी भांति अमेरिकी पूंजी की बाहुल्यता के कारण पूंजी प्रदान वस्तु कपड़े के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ अर्जित करता है। इस प्रकार साधन गहनता और साधन उपलब्धता के आधार पर दो राष्ट्रों के व्यापार प्रभाव को दर्शा सकते हैं। राष्ट्रों में सापेक्ष वस्तु कीमतों की भिन्नता तथा तुलनात्मक लाभ के संभावित सभी कारणों से हेक्सर-ओलिन सिद्धांत सापेक्ष साधन बहुलता या साधन उपलब्धता को तुलनात्मक लाभ और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे प्रमुख कारण बताते हैं। इसी कारण से हेक्सर-ओलिन मॉडल को बहुधा साधन आनुपातिक या साधन उपलब्धता सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक राष्ट्र उस वस्तु के उत्पादन और निर्यात में विशिष्टता प्राप्त करता है जिसके उत्पादन में उस राष्ट्र के सापेक्ष रूप में बहुतायात में उपलब्ध तथा सस्ते साधन का अधिक गहनता से उपयोग किया जाता हो, तथा उस वस्तु का आयात करेगा जिसके उत्पादन में उसके सापेक्ष कम उपलब्ध या महंगे साधन का गहनता से उपयोग किया जाता हो। इस प्रकार हेक्सर-ओलिन सिद्धांत तुलनात्मक लाभ को समझाता है, न कि दिया हुआ मानता है, जैसे क्लासिकल व्यापार सिद्धांत में माना गया है। हेक्सर-ओलिन सिद्धांत ये बताता है कि दो राष्ट्रों में पाए जाने वाले सापेक्ष साधन उपलब्धता तथा कीमतों की भिन्नताएं व्यापार पूर्व सापेक्ष वस्तुओं की कीमतों के आधार का कारण है, जो बाद में दो राष्ट्रों के बीच पाई जाने वाली निरपेक्ष साधन तथा वस्तु कीमतों की भिन्नताओं के रूप में प्रकट होती हैं। इसलिए दो राष्ट्रों में निरपेक्ष वस्तु कीमतों के अंतर ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तात्कालिक कारण बनते हैं। दो राष्ट्रों में निरपेक्ष वस्तु कीमतों के अंतर ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तात्कालिक कारण बनते हैं। हेक्सर-ओलिन सिद्धांत का हमने 3 में चित्र में दिखा रखा है। यद्यपि यह रेखा चित्र काफ़ी विशिष्ट तथा क्लिष्ट डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें हमने अनेक उपकरण जैसे सामाजिक तटस्थ वक्र, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, CIC तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस आदि का पूर्व में विवेचन किए बिना इसका उपयोग किया है।
इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के किसी भी हम बाद में उस PDF में भी इसको दिखाते हैं और इस सबको समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ इस चित्र को समझाने का। 3 में दो राष्ट्रों के उत्पादन फलन भारत तथा अमेरिका का, भारत का II और अमेरिका U है। सामाजिक तटस्थ वक्र इसमें CIC है। दोनों उत्पादन फलनों पर समान है, जो दोनों देशों के नागरिकों के समान रुचियों के कारण है। भारत के उत्पादन फलन का ये A बिंदु पर तथा अमेरिका के उत्पादन को A' बिंदु पर स्पष्ट करता है, जो ये दर्शाता है कि व्यापार पूर्व सापेक्ष वस्तु कीमत अनुपात भारत के लिए PA तथा अमेरिका के लिए PA' है, जहाँ PA कम होता है PA' से, अर्थात PA का ढाल PA' से कम है। इससे आकलन किया जा सकता है कि भारत गेहूं के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्राप्त करता है, जबकि अमेरिका कपड़े के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ अर्जित करता है। पैनल B में भारत व्यापार पश्चात B बिंदु पर यानी A से दाईं ओर, जहां भारत में अधिक गेहूं का उत्पादन संभव है, उत्पादन करता और गेहूं का निर्यात और कपड़े का आयात कर उपभोग के ऊंचे स्तर E बिंदु पर पहुंच जाता है, जहां व्यापार त्रिभुज BEC जैसे चित्र में दिखा रखा है बनता है, जो ये बताता है कि भारत में C भी गेहूं का निर्यात करता है, उसके बदले में EC कपड़े का आयात करता है। इसी तरह अमेरिका कपड़े का अधिक उत्पादन कर A' से दाईं ओर B' पर पहुंच जाता है, जो B' कपड़े का निर्यात करता है और बदले में C' गेहूं का आयात करता है और ऊंचे सामाजिक तटस्थ वक्र CI2 तक पहुंच जाता है, जो दोनों राष्ट्रों के उपभोग के ऊंचे स्तरों को बताते हैं। इस प्रकार व्यापार से दोनों राष्ट्रों को लाभ मिलता है। तो अंत में यहाँ बता देता हूँ, ये बताना उचित भी होगा स्टूडेंट्स को कि हेक्सर-ओलिन सिद्धांत के सभी मान्यताओं को हम स्वीकार करें तथा साधन गहनता और साधन उपलब्धता में कोई विकृति या उलट फेर न हो तो सुसंगत कंसिस्टेंट हो, तो इसका एक प्रमुख निष्कर्ष है साधन कीमत सामान्यीकरण फैक्टर प्लस इक्वलाइजेशन प्राप्त होगा, जिसका विश्लेषण सेल्मसन ने 1948 में प्रस्तुत किया। और फलतः हेक्सर-ओलिन मॉडल को हेक्सर-ओलिन-सैमुअल्सन HOC मॉडल के रूप में भी प्रकट किया जा सकता है। अब अगले वीडियो में हम इसका परीक्षण करेंगे कि ये क्या है, इसकी आलोचना करेंगे और इसका गहनता से परीक्षण करेंगे। धन्यवाद।